related to दिस चैप्टर दैट इज़ द मोशन इन द प्लेन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। माइक को थोड़ा सा नीचे लगा लेता हूँ क्योंकि आवाज़ लास्ट बार थोड़ी तेज़ आ रही थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर पेश है और न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से आ रिजिड रॉड इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल एज शोन इन द फिगर। तो फिगर तो हटाओ, मैं वापस फिगर बना देता हूँ। देखो एक ये बॉल है, वॉल मतलब वॉल, दीवार है दीवार, और दीवार पे एक रॉड ऐसी रखी हुई है भाई, ठीक है, ऐसी रॉड रखी हुई है और रॉड का ये वाला एंड ए है भाई और ये वाला एंड बी है, ठीक है, इस तरह से ये है अपनी रॉड ये, ठीक है। तो इसका जो ए वाला एंड है वो इधर जा रहा है भाई कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। आपसे पूछा है कि इसकी बी पॉइंट की स्पीड बताओ, बी पॉइंट की स्पीड बताओ। आपको ये वाली स्पीड बतानी है कब, जब ये यहाँ से एंगल बना रही हो 60 डिग्री का। देखो क्या होगा कि ये रोड पहले और ज़्यादा ऐसी होगी, कहीं इस तरह से रखी हुई होगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इधर से इसको वेलोसिटी धक्का देता गया। एक टाइम ऐसा आया जब इसका एंगल हो गया कितना, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री एंगल हो गया तब ए की स्पीड इस टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड, उस टाइम पे आपको बी की स्पीड बतानी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली लेंथ को मान लेता हूँ भाई वाई, ठीक है, y वेरिएबल है। ऐसे इस वाली लेंथ को मान लेता हूँ x वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको इधर लाते जाओगे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी। वो डिपेंड करेगी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है। तो मैं x और y की वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो एक चीज़ लेकिन फिक्स है, ये रॉड की लेंथ फिक्स है, भले ही आप x को या y को कितना भी वेरी करा लो, क्योंकि जैसे जैसे इधर आप आते जाओगे इस डायरेक्शन में x की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन रॉड ऊपर जाती जा रही है तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो लेंथ तो फिक्स ही रहेगी ना, रॉड की लेंथ कैसे चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है। तो एक चीज़ फिक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आएगा यार, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसमें इसको घबरा मत जाना। अब मुझे एक बात बताओ, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन का कर दूं डिफ्रेंशिएशन, कर दूं, घबराओगे तो नहीं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x dx/dt, टी के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, प्लस 2y dy/dt इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है एल स्क्वायर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ से x dx/dt, 2 को हटा देता हूँ एक बार, 2 को चलो रख लेते हैं तुम्हारे तसल्ली के लिए, 2x। अब ये बताओ dx/dt क्या होगा एक्चुअली, dx/dt मतलब x कोऑर्डिनेट में जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ, x कोऑर्डिनेट में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो क्या है, इसकी x डायरेक्शन की वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी दे रखी है 10। और क्योंकि मैं डायरेक्शन के साथ लेना चाह रहा हूँ तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यदि इस वाली डायरेक्शन में होती तो पॉजिटिव लेते, तो इस तरह वाली को ले लेते नेगेटिव, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वल टू, अब मैं इस 2y dy/dt को ले जाता हूँ उधर, तो ये हो जाएगा -2y dy/dt क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, और y डायरेक्शन की वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में, तो इसको तो भाई मैं लूँगा पॉजिटिव, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ पॉजिटिव। और इसको अच्छी तरह लिखना चाहो तो ये आई कैप हो जाएगा और ये वाली वेलोसिटी हो जाएगी वी कैप। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई आपको। अब देखो यहाँ से 2 से 2 चला जाएगा यार, बिल्कुल चला जाएगा। अपने को निकालना क्या है, वी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 2 से 2 चला गया। अब मैं 2 से 2 चला गया और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से भी चला गया। अब बचा इधर क्या, x/y इंटू 10 आई कैप। क्या ये बात आपकी समझ में आई, ये आई कैप वगैरह हटा देता हूँ एक बार, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब अभी मुझे डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है फिलहाल, ठीक है। मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूँ इसकी पर, लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ इसका। तो इधर जो वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, वो वैल्यू अपने लिए आ रही है, पहले इसको हटाएँ, इसको हटा देते हैं। वी की जो वैल्यू आ रही है वो फिलहाल आ रही है x/y इंटू 10, यही वैल्यू आ रही है वी की, ये आप समझ गए। अब x और y का रिलेशन निकालना है। देखो उस पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी पूछिए जब ये एंगल 60 है, तो tan 60 की वैल्यू बताओ मुझे क्या हो जाएगी। tan 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा y/x। तो यहाँ से y/x की जो वैल्यू आएगी, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से वी की जो वैल्यू आ जाएगी, x/y की वैल्यू क्या है, x/y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब y/x √3 है तो x/y हो जाएगा 1/√3 इंटू 10। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट V इज 10/√3।
ये आपको आंसर ऑप्शन में दे रखा है बिल्कुल, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपको इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई भी डाउट है? देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की यही अप्रोच है। आप दूसरी किसी अप्रोच से इसको सोचोगे तो गड़बड़ कर दोगे कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ये है तो इसकी कैसे निकाल दूँ। कुछ भी नहीं करना है आपको। सिंपल टेक्निक क्या याद रखनी है कि इसमें जो एल वैल्यू फिक्स होगी, क्योंकि एल है क्या, एल उस रॉड की लेंथ है, तो रॉड की लेंथ तो चेंज होनी चाहिए। रॉड यदि ऐसे ऊपर जाती जाएगी, जैसे ये रॉड है भाई, ये रॉड है भाई, ठीक है। अभी मैं एक ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ भाई, दीवार बना देता हूँ भाई, चांदी की दीवार ना तोड़ो, ठीक है। अब देखो ये मेरी रॉड है, ये प्लेन एक्स वाला है, ये प्लेन वाई वाला है। तो जैसे रॉड ये रही, ये रॉड है, इसने ऐसे चलना स्टार्ट किया, रॉड ऊपर जाती जा रही है, ऊपर जाती जा रही है, तो इसकी जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो कम होती जा रही है, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन लेंथ चेंज थोड़ी हो सकती, लेंथ तो फिक्स है रॉड की। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर करके पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लेकिन एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, जैसे जैसे ये इधर जाता जाएगा मतलब एक्स की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रॉड ऊपर उठती जाएगी, ऐसे ऊपर उठती जाएगी, तो एक्स कम हो जाएगा और वाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। अब इसका कर लो डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो 2x dx/dt प्लस 2y dy/dt इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से ये रिलेशन अपना आ गया, 2x dx/dt मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि -10 है, यहाँ से -2y dy/dt मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो कि v जो अपने को निकालनी है। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आई वो आई xy इंटू 10। एक्स अपॉन वाई में रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं, इसने बोला है उस पर्टिकुलर टाइम पे निकालो जब टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 है। टेन थीटा वाई अपॉन एक्स, ठीक है, वाई अपॉन एक्स, और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू आ जाएगी √3, तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। बस ये वैल्यू मैंने इसमें पुट कर दी और मेरा आंसर इस तरह से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A bullet is fired from a gun at a speed of 280 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन 30 मीटर अबव द हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, पैराबोलिक मोशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक बुलेट को फायर किया गया यहाँ से कितनी स्पीड से, 280 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कितने एंगल पर किया गया है, 30 डिग्री पर। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई बुलेट, बिल्कुल सिंपल है, एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोलो जी, u मतलब 280 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 30 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू लेनी है आपको 9.8, ये वैल्यू इसमें रख दोगे तो यहाँ से तो ये 280 इंटू 280 अपॉन 2 इंटू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 मतलब 1.1/2, इसने दे भी रखा है 0.5, 1/2 0.5 होता है, तो ये 1/2 का स्क्वायर मतलब ये, और यहाँ से ये बोलो कहो हाँ कहो हाँ कहो हाँ कहो, ये हो जाएगा 4 7 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ से, इसको मैं 14 से कट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 14 7 जा 98, और ये 14 2 जा 28, यहाँ से 7 1, ये हो जाएगा कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 1000 मीटर, ये इसकी हो जाएगी क्या, मैक्सिमम हाइट। तो ये निकालने में कोई कष्ट परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए आपको, सिंपल मैथमेटिक्स है यार, सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स है यार, इसमें घबराना नहीं है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, बस फॉर्मूला लगाना है और मज़े हो जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ड ओवर ए रिवर। ठीक है भाई, ये नीचे एक रिवर बह रही है, इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन ए ब्रिज थ्रो ए स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक स्टूडेंट बोला वाला इसके ऊपर खड़ा हुआ है, वो ऊपर की डायरेक्शन में बॉल को फेंकता है, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो बॉल क्या करती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, और ब्रिज से और नदी के बीच की जो डिस्टेंस है वो h मान लेता हूँ मैं। बॉल स्ट्राइक द सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ ब्रिज अबव द वाटर सरफेस इज। तो अपने को h की वैल्यू निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो इसमें, तीनों लगा सकते हो, क्यों लगा सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा यहाँ पर। क्यों होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि एक ही एक्सेलरेशन है यहाँ पर, वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो। तो आप मुझे बताओ मैं ऐसी कौन सी इक्वेशन लगाऊँ जिसमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और एच की वैल्यू निकालनी हो, एच की वैल्यू निकालनी हो, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो और टाइम दे रखा हो।
यू और टी आपको यदि दे रखे हों और एस निकालना हो तो बताओ कौन सी इक्वेशन परफेक्ट रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड इक्वेशन परफेक्ट रहेगी। एस इक्वस टू यू टी प्लस हाफ जो टी स्क्वेयर, यही इक्वेशन है। एस मतलब अपने को निकालनी जो वैल्यू माइनस एच है, ठीक है, यही तो निकालनी है अपने को। एस इनिशियल पॉइंट से और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अपना जो भी बॉल या पत्थर जो भी है वो नीचे की साइड में जा रहा है, इनिशियल पॉइंट से नीचे जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट लोगे नेगेटिव। तो नेगेटिव हो गया। यू कितना है 4 या -4? 4 बिल्कुल भाई, 4 क्यों होगा? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में क्या मानते हैं? पॉजिटिव। अब ये मत पूछने लगे ना सर ऊपर को पॉजिटिव नीचे को नेगेटिव क्यों मानते हैं। इसके लिए आपको ये पूरी चीज़ें देखनी पड़ेंगी भाई, मोशन इन द प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी शुरू से, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको। तो यहाँ से टी की जगह वैल्यू रखो 4 सेकंड की बात क्यों पहुँच रहा है। हाफ ए की वैल्यू कितनी है? -10, क्योंकि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है और वो अपने को लेना है नेगेटिव, तो ये -10 ले लिया। इंटू टी स्क्वायर मतलब 60, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एच इक्वल टू 16, ये हो जाएगा ये 5 -80 -h इक्वल टू ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -64, ठीक है। एच इक्वल टू 64 मीटर। तो यहाँ से हाइट आई ब्रिज की 64 मीटर। कोई दिक्कत? अरे बोलो, अरे कहो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री विद वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ पर एक ट्विस्ट है। क्या है? ट्विस्ट है यहाँ पर। वो ट्विस्ट क्या है? बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, यू की वैल्यू दे रखी है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल डायरेक्शन। इस बार एंगल हॉरिजॉन्टल से नहीं दिया है, एंगल दिया है आपको इस डायरेक्शन से। यदि इस डायरेक्शन से एंगल 60 है भाई, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना हो जाएगा? 30। तो अपने लिए थीटा कितना है? 30, 60 नहीं है। अपने लिए थीटा 16 नहीं है, 30 है। इट्स स्पीड एट मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इट्स ट्रिजेक्ट्री। तो जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसमें मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ एक वेलोसिटी बचती है जो कि होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो इस पॉइंट पे सिर्फ बचती है ux, और ux वही होती है जो इनिशियल पॉइंट पे होती है। तो इनिशियल पॉइंट पे इसकी ux की वैल्यू देखते हैं। ये यदि 10 है, ये यदि 30 है, ux की वैल्यू कितनी है भाई? 10 cos 30, 10 cos 30। और वाई डायरेक्शन में uy की वैल्यू है 10 sin 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो आंसर हो जाएगा 5√3 मीटर पर सेकेंड। और यही वेलोसिटी इस पॉइंट पे भी रहेगी। पूरे के पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, लेकिन ये वाली uy की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होती जाएगी। यहाँ से जैसे इनिशियली 10 sin 30 है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड है। 10 sin 30 कितना होता है? 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती थी। uy पहले 5 मीटर पर सेकेंड है। अब वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हाइट पे जाके 0 हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाती है ऊपर जाते जाते, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, वेलोसिटी ऊपर है। धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये हो जाएगी 0। फिर जैसे जैसे वापस नीचे आएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो सेम इसके हॉरिजॉन्टल यदि मैं पॉइंट लेता हूँ उस पर ही हुई होगी, इन दोनों पॉइंट पे भी सेम होगी, इन दोनों पॉइंट पे भी सेम होगी। और इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे जब ये जस्ट ज़मीन से टकराने वाला होगा उस पॉइंट पर भी ux तो सेम ही रहेगा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो ये तो यहाँ पे भी 10 cos 30 ही रहेगा। और इस पॉइंट पर जस्ट टकराने से पहले uy भी वही हो जाएगा जो इनिशियली था, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, क्योंकि यहाँ पर जो मोशन ऊपर हो रहा था और यहाँ पर ये नीचे आ गया, मतलब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, uy की चेंज हो जाएगी। A ball is projected from A with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है और 60 डिग्री पे 60 डिग्री के एंगल पे आपने इसको प्रोजेक्टाइल को फेंका एट हाईएस्ट पॉइंट बी ऑफ पाथ। अच्छा, ये इस प्रोजेक्टाइल का हाईएस्ट पॉइंट है।
द वेलोसिटी ऑफ बॉल इज, अभी अभी तो किया है क्वेश्चन, हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है यू एक्स, और उसकी वैल्यू तो यू एक्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल में यू एक्स सेम ही रहता है। क्यों, कब रहता है सेम, जब उसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यदि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तब, यदि कोई एक्सेलरेशन गलती से दे दिया, एयर का रेजिस्टेंस दे दिया या फिर कोई एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन दे दिया, तब तो ऑब्वियसली यू एक्स की वैल्यू चेंज होगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ यहाँ पर मोशन जो हो रहा है अंडर द ग्रेविटी की वजह से, मतलब ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मतलब यू एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जो इनिशियली होगी वो फाइनल भी होगी। तो cos 60, 20 cos 60 और cos 60 की वैल्यू बताओ बच्चों 1/2। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल वैल्यू मतलब इसकी मैक्सिमम पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 10 होगी, और 10 भी किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, 10 आई कैप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन और स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बिल्कुल माननी पड़ेगी ये बात आपको। 20 मीटर पर सेकेंड यू की वैल्यू है आपके लिए, ठीक है भाई, और थीटा है आपके लिए इस बार 30 डिग्री, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल दे रखा है और हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं अपन। ठीक है, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी इसकी, तो मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन यू इसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। क्या यही मैक्सिमम हाइट होती है, क्या यही मैक्सिमम हाइट, यू की वैल्यू 20 इंटू 20, क्योंकि 20 का स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4, क्यों साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1/4 क्यों, क्योंकि साइन 30 देगा, साइन 30 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 इंटू यू इसका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी, ये गया जी, ये गया जी, ये सही है गया जी, आंसर आ जाएगा 5 मीटर। तो इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी आपकी 5 मीटर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्किल ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड टेक अ टाइम t टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है भाई, एक कोई पार्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है और इसको कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में टाइम लगता है t। ठीक है, अच्छी बात है। इफ़ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, अच्छा अच्छा अच्छा, जिस स्पीड से यहाँ पर ये रोटेट कर रहा है उसी इनिशियल स्पीड से यदि इसको फेंका जाए भाई, उसी इनिशियल स्पीड से इसको थीटा एंगल पर फेंक दिया जाए, ठीक, द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई इट इज़ 4r। अच्छा जी अच्छा, तो अभी जो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में, जो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा वो कितनी आएगी, 4r के इक्वल आएगी। 4r मतलब यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्किल, रेडियस ऑफ दिस सर्किल है r। ठीक है, इन दोनों बीच में, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाई, अच्छा जी अच्छा, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू देखो क्या होती है, मैक्सिमम हाइट 4r दे रखी है, उसकी वैल्यू क्या होती है, यू इसका साइन इसका थीटा अपॉन 2g, यू इसका साइन इसका थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ से आपको निकालना गया है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से जो आएगा 8gr, क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन यू स्क्वेयर। ठीक है, तो यह इधर मैं लिखता हूँ अभी, तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 8gr अपॉन यू स्क्वेयर की पावर 1/2, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो आएगा थीटा वो आ जाएगा साइन इनवर्स 8gr अपॉन यू स्क्वेयर की पावर 1/2। क्या यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई, u की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो u की वैल्यू मैं कैसे निकालूँ जी, बोलो 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 देखो u की वैल्यू आपको, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक रिवोल्यूशन में टाइम कितना लगता है, टाइम इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस इतनी कितनी कवर करी, तो एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है ये, ठीक है, यही कवर करता है, तो ये डिस्टेंस ये इतनी कवर करता है, तो टाइम कितना लगेगा, जो टाइम लगता है वो स्पीड जो होती है, यदि मैं स्पीड की बात करूँ वो होती है
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करता है और इनको टोटल टाइम इतना लगता है। तो u की जगह आप यदि ये वैल्यू पुट कर देते हो यहाँ पर, u की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर थीटा का जो भी आंसर होगा वो इससे मैच करा देगा। ठीक है, आपको समझने में कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं। देखो आपको पहले निकालनी थी इसकी स्पीड, इसकी स्पीड निकालनी थी। यदि ये सर्किल में मूव कर रहा है और इसको एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में इसको जो टाइम लग रहा है वो टी टाइम लग रहा है, तो आप इससे स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी कवर करता है एक पूरे सर्किल में? 2πr, इसके सरकमफेरेंस के इक्वल, अपॉन टाइम कितना लग रहा है? कैपिटल टी। तो यहाँ से u की वैल्यू आ गई। यदि u की वैल्यू आ गई, फिर उसने बोला कि यदि इसी इनिशियल इस इनिशियल स्पीड से इसको एज ए प्रोजेक्टाइल फेंका जाता है तो उसकी जो मैक्सिमम हेड आती है वो 4r आती है। 4r मतलब जो उसकी रेडियस आ रही है ना सर्किल की, उसकी 4 टाइम्स वो हाइट अटेंड करता है। तो यहाँ से मैंने h का फॉर्मूला लिखा, h इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन 2g। ये फॉर्मूला होता है। तो h की जगह वैल्यू मैंने पुट कर दी 4r, क्योंकि इसने दे रखा था मैक्सिमम हाइट 4r। बस आपको ये u की जगह वैल्यू पुट करनी है। u की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दो। u की जगह यदि ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर, यही होगा। u स्क्वायर दे रखा है इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये वैल्यू इक्वल किसकी है? 4r की। तो यहाँ से क्या आप थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैं इसमें मैं डायरेक्ट u स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ तो मेरा थीटा आ जाएगा। बोल लो जी, बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट। ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार लगा, क्योंकि ये नॉनसेंस क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? नॉनसेंस। लेकिन कराएंगे, कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 0, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। और फिर एक्सेलरेट कर रही है कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ये इनिशियली इसने रेट से स्टार्ट किया और एक्सेलरेट किया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से, एक्सेलेरेशन से। फिर उसके बाद 4 सेकंड के बाद वो बोल रहा है कि इससे एक बॉल ड्रॉप करी गई। तो पहले आप मुझे ये बताओ 4 सेकंड के बाद इस कार की स्पीड होगी कितनी? तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में लगा सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे। इनिशियल ये 0 है, एक्सेलेरेशन 5 है, टाइम 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे चल रही थी। फिर जब 4 सेकंड के बाद इससे बॉल ड्रॉप करोगे तो उस बॉल की भी स्पीड कितनी होगी भाई? उस टाइम पर इस बॉल की स्पीड भी इतनी ही होगी, 20 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और इसकी वर्टिकल स्पीड कितनी होगी भाई? इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी होगी? 0, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो जस्ट ड्रॉप कर रहे हो ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो इस वजह से आई क्योंकि ये कार के साथ मूव कर रही थी। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो 20 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। तो मतलब यू वाई की वैल्यू, इनिशियली वर्टिकल वैल्यू इसके लिए 0 हो जाएगी, लेकिन यू एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। तो टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे आपको इसकी वेलोसिटी बतानी है और आपको इसका एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है जी, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे अभी आपको। देखो जैसे ही इसको बॉल को ड्रॉप किया गया तो वाई डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेशन मिलेगा एक क्या? जी, एक जी एक्सेलरेशन मिलेगा आपको। ठीक है, ये जी एक्सेलरेशन मिल जाएगा आपको। तो यदि जी एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी तो क्या आप इसकी वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हो? टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे, क्योंकि टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे तो इसको छोड़ा, टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड में बता, मतलब 2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? तो भाई वाई डायरेक्शन में यदि मैं बात करूँ तो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दूँ, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगा दूँ, तो वी वाई कौन से सेकंड पे? 6 सेकंड, 6 सेकंड। इनिशियली वेलोसिटी वाई डायरेक्शन कितनी है? 0। यू वाई कितना है? 0 है भाई इनिशियली। प्लस ए एक्सेलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में? -10। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अभी, वो 10 में लेके चल रहा हूँ। टाइम कितना लेना है अभी? 2 सेकेंड, 6 सेकेंड नहीं मत लेना, क्योंकि टी को जो 6 सेकेंड में पूछा है इसने एक्सेलरेशन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। और ध्यान रखना एक चीज़, और इनिशियल टाइम छोड़ा कब इसको? टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे। तो इसको टोटल टाइम कितना मिला वाई डायरेक्शन में चलने के लिए? समझ गए? तो वी वाई की वैल्यू आ जाएगी -20 मीटर पर सेकेंड। तो जब इसका टाइम 6 सेकेंड हो जाएगा टोटल, तब इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी तो होगी इतनी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में इसके साथ क्या हो रहा होगा वो देख लेते हैं। क्या अब मुझे ये बताओ
हम मुझे ये बताओ एक्स डायरेक्शन में इसके साथ क्या होगा। एक्स अच्छा वाई डायरेक्शन में यदि कोई एक्सेलरेशन पूछे तो ए वाई की वैल्यू वो तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि विदाउट साइन वैल्यू रखनी है तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दें। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में इसके बाद कौन सा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बात करते हैं एक्स डायरेक्शन की। तो भाई एक्स डायरेक्शन में इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है कुछ ना कुछ, वो कितनी है? एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी इसके पास है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब क्या हो रहा है भाई, अब क्या हो रहा है इसके बाद एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? अब कोई एक्सेलरेशन है क्या इसके पास एक्स डायरेक्शन में? बोलो बोलो बोलो। एक्स डायरेक्शन में अब कोई एक्सेलरेशन इसके पास नहीं है, मतलब ए एक्स की वैल्यू अब ज़ीरो है। पहले नहीं थी, जब कार के साथ चल रही थी तब तो इसका एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अब जब कार से इसको ड्रॉप कर दिया गया तो एक्स डायरेक्शन में इसके पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो यहाँ से यदि मैं बोलूँ आपसे, यदि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। इसको ऐसे भी देख सकते हो, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है 20, प्लस क्या एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है इसके पास? जल्दी बोलो, बिल्कुल नहीं है। टाइम भले इसको अब कितने भी टाइम तक ये चलती रही भाई, कितने भी टाइम तक ये चलती रहे, कितने टाइम तक ये चलती रहे, लेकिन इसके पास कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। इसके पास जब कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं तो भाई तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो। तो वी एक्स कितना रहेगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी हमेशा रहेगी 20 मीटर पर सेकेंड, समझ गया? और वाई डायरेक्शन में यदि इसकी वेलोसिटी की बात करें, वाई डायरेक्शन के एक्सेलरेशन की बात करें तो आप देख ही सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ रही। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर ट्विस्ट भरा है, लेकिन आंसर ट्विस्ट भरा है। आंसर अभी क्या दोगे आप? अभी कुछ आंसर नहीं दे सकते आप। आंसर अब देखो, इसका एक्सेलरेशन तो आपको पता चल गया, एक्सेलरेशन कितना है इसका, नेट एक्सेलरेशन यदि निकालो तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालो, ए एक्स और ये है ए वाई। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 0, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है 10, तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो इसका एक्सेलरेशन हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई 20, वो 20 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। वाई डायरेक्शन में अब वेलोसिटी कितनी हो गई, वो भी 20 हो गई। तो नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 20√2, √20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर मतलब 20√2। अब इसका आंसर आप दे सकते हो बी ऑप्शन, आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कौन सी बतानी पड़ेगी, नेट वाली बतानी पड़ेगी ना। जब इसने कुछ नहीं बोला, यदि आपसे ये पूछ रहा था कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ 2 सेकंड के बाद, तो आप 6 सेकंड पर, तो 2 सेकंड ही हो गई ना। 4 से लेके 6 सेकंड तक यदि कोई बॉल चल रही तो भाई उसको 2 सेकंड का टाइम मिला, तो एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछ लेता तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, लेकिन 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हुई। लेकिन इसे कुछ नहीं बोला, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछ ले तो आपको नेट वेलोसिटी और नेट एक्सेलरेशन का आंसर देना पड़ेगा। आंसर बी हो जाएगा। A projectile is fired from a surface of earth with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ थीटा विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है भाई, एक प्रोजेक्टाइल आपने फेंका, इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, थीटा एंगल में फेंक दिया। एनदर प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम एनदर प्लानट, अच्छा किसी दूसरे प्लानट पे आपने क्या किया, आपने क्या किया 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एट द सेम एंगल, अच्छा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपने थीटा एंगल पे ये फेंका भाई। फॉलो अ ट्रेजेक्ट्री विच इज आइडेंटिकल विद द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, जो आप दूसरे प्लानट पे 3 की वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो भी वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है, तो भी वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है जैसा कि अर्थ पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वेलोसिटी से फेंकने पे कर रहा था वो। ट्विस्ट है भाई। तो फिर आपसे पूछ लिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लानट इन मीटर पर सेकंड। तो अर्थ पे तो आपको पता है जी की वैल्यू 9.8 ने दे रखी है, इस वाले प्लानट पे जी की वैल्यू कितनी है वो आपको बताना है। तो क्या करोगे, क्योंकि ये सेम पाथ फॉलो कर रहा है तो एकदम मैक्सिमम हाइट जो होगी, क्योंकि पाथ ही सेम है तो मैक्सिमम हाइट भी सेम आएगी भाई बिल्कुल। यहाँ से h1 की वैल्यू निकालो, h1 की वैल्यू आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये h1 की वैल्यू हो गई। h2 मतलब इस वाली प्लानट पे h2 मतलब यू स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर
और साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि इनिशियल एंगल दोनों का सेम है अपॉन 2g। और आपको पता है H1 इक्वल टू H2 होगा, क्यों? क्योंकि ये सेम ट्रेजेक्टरी मतलब सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट भी दोनों की सेम होगी। तो दोनों को यदि मैं इक्वल कर दूं भाई, तो यहाँ से अपॉन 2g कितना है 9.8, इसने बोल दिया 9.8 लेने के लिए 9.8। इस वाली पॉइंट पे जी को मान लो g1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मैंने हटा दिया क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे जब दोनों को इक्वल करोगे। अपॉन 2 इंटू जी वन की वैल्यू निकालनी है, बिल्कुल निकाल सकते हो, अब तो ईजी है। जी1 की वैल्यू हो जाएगी का स्क्वायर इंटू 9.8 अपॉन 25। बस इसको सॉल्व कर लेना आप, यही आपका आंसर हो जाएगा। जी1 मतलब उस प्लानिट पे एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इनिशियल स्पीड ऑफ दिस इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी। अच्छा, इस प्रोजेक्टाइल के बारे में आपसे पूछना चाह रहा है। यदि आपको प्रोजेक्टाइल की नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप देखते ही बता दोगे। देखो प्रोजेक्टाइल में इनिशियली जो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में कितनी है 2 और वाई डायरेक्शन में कितनी है भाई 3। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज नहीं होती जब तक कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन या डी एक्सीलरेशन नहीं होता। तो जनरल प्रोजेक्टाइल होता है। यदि आपको क्वेश्चन में अलग से मेंशन नहीं किया गया एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सीलरेशन, तब तक आपको एक्स डायरेक्शन का एक्सीलरेशन 0 लेना होता है। तो मतलब एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं होती, इनिशियल से लेकर फाइनल किसी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो 2 ही रहती है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे भी, जब इस वाले पॉइंट पे पहुंचोगे बी पर, तब भी ये 2 ही रहेगी। और अभी मैंने बताया था कि वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी पहले डिक्रीज होती है हाईएस्ट पॉइंट तक, फिर इंक्रीज होने लग जाती है। और जब जस्ट बॉल टकराने वाली होती है ज़मीन से टकराने वाली होती है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की इक्वल ही हो जाती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन। तो इस वाले पॉइंट पे आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे लगोगे 2 आई कैप, क्योंकि वो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और वाई में -3 कैप क्योंकि वाई डायरेक्शन में वो नीचे की साइड है, तो -3 कैप। नेक्स्ट है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आर इक्वल। आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है जब हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दोनों इक्वल है। अच्छा, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। पहली बात, क्या रेंज और हाइट सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि रेंज भी क्या है, एक डिस्टेंस है भाई, ये चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी आप चकमा खा जाओ। और हाइट भी क्या है, एक डिस्टेंस है, दोनों सेम हो सकती हैं क्योंकि दोनों की यूनिट मीटर। समझ लो, ऐसा चकमा मत खाया कि वो दो ऐसी क्वांटिटी को इक्वल करवा दे आपसे जिनकी यूनिट ही सेम है, तो दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो जाएंगे। समझो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो पहले तो ये गया, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, साइन 2θ मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस 2 को भी इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस 2 को तो मैं इधर ले गया तभी तो ये 4 हो गया, 2 2 4। ठीक है भाई, एक साइन से एक साइन चला जाएगा, साइन से तो 4 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यही बचा। तो इधर मैं करूँ इसको तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4, so you'll get the answer tan theta equals to 4, so theta equals to tan inverse 4। आप पूछोगे tan inverse 4 एंगल होता कितना है, कोई मतलब नहीं, आंसर आपको tan inverse 4 की फॉर्म में ही दिया है। आंसर जो दिया है, मतलब ऑप्शन जो दिया है उसमें आंसर थीटा का tan inverse 4 ही है, तो वो टेंशन आपको नहीं लेनी, वो टेंशन एग्जामिनर के पास है यदि वो ऐसा अटपटा सा एंगल दे देता है तो। A missile is fired from a maximum range with an initial velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अच्छा। If g equals to this, the range of the missile, ठीक है। मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम मैक्सिमम रेंज। अच्छा जी, मिसाइल एक फायर करी गई है, लेकिन इस तरह से फायर करी गई ताकि उसको रेंज मैक्सिमम मिल सके। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई 20 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। यदि आपको रेंज मैक्सिमम चाहिए,
क्योंकि आपको मिसाइल ऐसे फायर करनी है ताकि आपको रेंज मैक्सिमम मिल सके। तो भाई आपको रेंज यदि मैक्सिमम चाहिए तो ये बताओ कि इस वाली वैल्यू को क्या लोगे जो मैक्सिमम हो, मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। कब? जब थीटा 90 डिग्री हो, मतलब थीटा अब कितना है अपना 2 थीटा। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। यदि 45 के एंगल पे आप किसी मिसाइल को फायर करोगे तो वो मैक्सिमम रेंज उसको मिल जाएगी। ठीक है, अपने को ये मतलब नहीं था, अपने को ये तो 1 करना था कुंता के बाद से। तो रेंज की वैल्यू निकालनी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये हो जाएगी 400 अपॉन 10। रेंज इज 40 मीटर, कितना मीटर? 40 मीटर। A projectile is fired at an angle of 45 degree with a horizontal। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बढ़िया है करूँ, ये बढ़िया। A projectile is fired at an angle of 45 degree with a horizontal। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से इनिशियल में ये 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ फायर किया हुआ है। एलिवेशन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यदि आप इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आप देखते हो इस मैक्सिमम हाइट को, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है, मतलब ये एंगल बताना है भाई, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल बताना है। तो भाई आपको पहले निकालनी पड़ेगी एच की वैल्यू। एच इक्वल्स टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन जी। ये हो जाएगा, क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/2। क्योंकि साइन 45 होता है 1/√2, तो साइन स्क्वायर करोगे तो 1/2। एच की वैल्यू आ गई भाई। अब मुझे चाहिए ये रेंज, अब मुझे चाहिए ये रेंज। तो भाई रेंज आपको पता है, जब 45 के एंगल पे आप किसी को प्रोजेक्ट करोगे तो रेंज मिलेगी मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आती है यू स्क्वायर बाई जी। अभी अभी देखा है, क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और थीटा की जगह आप 45 रखोगे तो साइन 2 थीटा हो जाएगा साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1। तो अभी देखा था 45 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट करते हो तो रेंज आती है मैक्सिमम। तो यहाँ से आर की वैल्यू ये आ गई भाई। ठीक है, आर की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू आ गई। तो क्या आप थीटा निकाल सकते हो? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? बोलो जी बोलो। ये देखो जी, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन एच, टेन थीटा इक्वल्स टू एच कितना है भाई यू स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज कितनी है यू स्क्वायर बाई जी। यहाँ से टेन थीटा आया 1/2, थीटा आया टेन इनवर्स 1/2। बोलो रे बोले बच्चों, बोले भाई। ये आंसर टेन इनवर्स 1/2 है भाई, 10 इनवर्स 12 नहीं है वो, 10 इनवर्स 1/2 है। ये √3/2 है। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स, गलती से मिस्टेक्स हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। कोई बात नहीं, इसको भी करा जाएगा, इसको भी धुआं धुआं कर देंगे अपन। देखो, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड होती है कितनी है भाई? मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होती है वो सिर्फ और सिर्फ यू एक्स होती है भाई, क्योंकि यू वाई हो जाता है वहाँ पर 0, और यू एक्स की वैल्यू होती है यू कॉस थीटा। ये आप जानते हो, ये आपने शास्त्रों में पढ़ा है। मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड है इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। तो भाई इसकी इनिशियल स्पीड मैं मान लेता हूँ यू थी, तो ये वाली जो स्पीड है मैक्सिमम पॉइंट पे जो स्पीड हो गई ना, मतलब यू कॉस थीटा जो है ना, वो इनिशियल स्पीड का आधा है। ऐसा इसने बोला है, मैं नहीं बोल रहा। इनिशियल स्पीड यदि यू है तो भाई मैक्सिमम पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी यू कॉस थीटा, यदि इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है थीटा। तो आपसे ऐसा पूछ लिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो इनको सॉल्व करके निकाल सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 आ गई भाई, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री याद रखना। कॉस थीटा 1/2 मतलब थीटा 60 डिग्री। यदि साइन थीटा 1/2 होता तो साइन थीटा 1/2 होता थीटा 30 डिग्री। छोटी छोटी मगर मोटी बात है। यहाँ से आंसर आ गया आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle of mass m is projected with a velocity v at an angle of 45 degree with the horizontal. When the particle is at maximum height, its change in momentum is okay जी, okay. Particle of mass m is projected, actually पूछा क्या था आपसे, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है, थोड़ा सा।
यू स्पीड से आपने फेंका 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। फिर आपसे इसने मैक्सिमम हाइट पे नहीं पूछा था भाई, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक्चुअली वो ऐसा था कि जब ये वापस ग्राउंड पे टकराता भाई, वापस ये जब ग्राउंड पे टकराता है तब इसके चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो आप जानते हो, आप इस बात से अवेयर हो, यहाँ पर u cos 45 होगा, ये u sin 45 होगा, ये हो जाएगा भाई इस पॉइंट पर ये u cos थीटा होता है और ये भी u sin थीटा होता है, डायरेक्शन चेंज होती है। आपसे पूछा पॉइंट नंबर 1 ये है, पॉइंट नंबर 2 चेंज इन मोमेंटम, लेकिन किस पॉइंट में, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो चेंज इन मोमेंटम यदि आपको निकालना है, मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है भाई मास इंटू v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो मास को मान लो m है इसका, फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में क्या कोई चेंज हुआ है, यदि मैं x डायरेक्शन का चेंज इन मोमेंट निकालूं, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन, तो मुझे बताओ वो वैल्यू कितनी आएगी, m इंटू फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u cos थीटा, वो किस डायरेक्शन में, i कैप, इसी डायरेक्शन में, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा i कैप, वो भी इसी डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंट x डायरेक्शन में कितना है, 0। अब देखते हैं y डायरेक्शन का चेंज। तो फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मतलब कितनी हो, माइनस u sin थीटा j कैप, ये बात समझे, क्योंकि ये वैल्यू u sin थीटा तो है लेकिन किस डायरेक्शन में, माइनस j की डायरेक्शन में। तो ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है भाई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो u1 की वैल्यू है u sin थीटा, लेकिन इस बार माइनस नहीं आएगा भाई अलग से, ये माइनस तो फॉर्मूले वाला है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम वाला माइनस है, इसमें कोई माइनस नहीं क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में थी। तो यहाँ से जो चेंज इन मोमेंटम आया माइनस एम यू माइनस 2mu साइन थीटा। क्या इस बात से आप मेरे इस बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते हो, ये वाला एंगल भी यहाँ पर 45 है, इधर भी एंगल 45 ही था। तो यहाँ से माइनस 2mu साइन 45, so you will get the answer minus 2mu and sin 45 is 1 by root 2, so you will get the momentum minus root 2 m q। क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं, इस बात को मानते हो या नहीं। ये वाले ऑप्शन इस क्वेश्चन के हैं ही नहीं, ये एक्चुअली में किसी और चीज़ के हैं, एंगुलर मोमेंटम वाले क्वेश्चन के। लेकिन आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा नहीं, ये क्वेश्चन समझ आए यदि ये प्रयोग, अब इसको आप दिमाग में भी रख सकते हो फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है भाई, यदि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन कोई भी डी एक्सीलरेशन नहीं है, तब की बात हो रही है। यदि ऐसा हो रहा होता है तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज 0 होता है, लेकिन वाई डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होता है। ये कैसे आता है वो समझ लिया। ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, अच्छा आपको दो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल दे रखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी दोनों में सेम है, आपसे पूछ लिया दोनों में रेंज का रेशियो क्या होगा। पहले भी रेंज मान लेता हूँ यू आर, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 90 माइनस 2 थीटा। ये बात आप समझिए मैंने कैसे लिखा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा कौन सी, R2 की वैल्यू, यू स्क्वायर बाई जी को तो अलग लिख रहा हूँ, साइन 45 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस 2 थीटा। ये कैसे लिखा मैंने, समझ रहे हो आप, क्योंकि साइन के अंदर कितना आता है, अंदर 2 थीटा, और यहाँ पर मेरा थीटा कितना था ये, और दूसरे वाले केस में थीटा कितना था, साइन 245 प्लस थीटा। तो यहाँ से मैंने दोनों ऐसे लिख दिए, समझ गए ना ये कैसे लिखा मैंने इसको डायरेक्ट। रेंज ये हो गई, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपको दे रखी है सेम है, ठीक है, ये वाली वैल्यू सेम है, दोनों का रेशियो पूछा है तो R1/R2 निकालना है आपको बेसिकली। तो जो दोनों का जब रेशियो लोगे तो ये चीज़ें तो कट हो जाएंगी, यू स्क्वायर बाई जी से यू स्क्वायर बाई। साइन 90 माइनस थीटा, ये याद है आपको, क्या तुम्हें याद है, ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन एंड कॉट पॉजिटिव, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेन एंड कॉट, एंड फोर्थ में कॉस एंड सेक, ये याद रखना। तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 है भाई, 90 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये 180 होता है,
ये 270 और यहाँ पर आएंगे तो वापस 360, यहाँ पे 0, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था 0 पे पहुँचा। ठीक, साइन 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, नहीं, 90 माइनस थीटा कितना होता है भाई, साइन के अंदर यदि एंगल 90 हो जाए तो हो जाता है कॉस 2 थीटा। ऐसी साइन 90 प्लस थीटा, इसमें भी साइन पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, मतलब ये भी कॉस 2 थीटा। दोनों रेशियो कितने हो जाएगा 1:1, तो R1 और रेंज का रेशियो हो जाएगा 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ए इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एंड अनदर पार्टिकल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टल। अच्छा, आप एक बिल्डिंग पे खड़े हो शांति से, आपने एक पत्थर चुपचाप धीरे से नीचे सरका दिया, बिल्कुल धीरे से फेंका, बस ड्रॉप किया है। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, और इनिशियल यू एक्स की वैल्यू भी कितनी है 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और आपने इसको ड्रॉप किया, ये नीचे जा रहा है भाई, नीचे जा रहा है, मतलब नीचे जाना है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी में। ठीक है ठीक है, पार्टिकल नीचे पहुंचेगा कि टाइम यदि आपको निकालना हो भाई, इसका नीचे पहुंचने का टाइम निकाला, यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन जी, आपको टाइम निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? टाइम निकालने के लिए ऑब्वियसली बात है, आप सेकंड वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते, सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन तो नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें टाइम होता ही नहीं। क्या फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हो? फर्स्ट इक्वेशन में आपको फाइनल वेलोसिटी भी पता होनी चाहिए, v=u+at होता है ना, तो आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो आप ये वाली भी नहीं लगा सकते। क्या ये वाली इक्वेशन लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, धड़ल्ले से लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो? क्योंकि एस मतलब इस बिल्डिंग की हाइट बोली है इसने, और इसने बोला है कि दोनों केस में हाइट सेम है। जब ए पहले केस में भी हाइट एच है तो दूसरे केस में भी हाइट एच है। इनिशियल वेलोसिटी यू वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी लेनी है ना, जब आपको ये वाली चीज़ देखनी है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है 0 इंटू टाइम प्लस हाफ ए की वैल्यू -10 इंटू t²। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से टाइम की वैल्यू जो भी आनी होगी आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी t=√h/5। ऐसे ही दूसरे केस की बात करूँ मैं, दूसरे केस में क्या हो रहा है कि सेम हाइट से, सेम बिल्डिंग से जिसकी हाइट h है, आपने एक पत्थर फेंका लेकिन उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या इसके वर्टिकल मोशन को इफेक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। जितने टाइम में ये यहाँ पर नीचे पहुँच रही थी उसी टाइम में ये यहाँ पर भी नीचे पहुँचेगी, क्योंकि अभी भी आप इक्वेशन तो यही लगाने वाले हो। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी इनिशियली एस वाई तो एच ही इसने बोल दिया, ये 0 प्लस हाफ इंटू एच, ए की वैल्यू कितनी है -10 इंटू t², तो यहाँ से भी टाइम वही आएगा √h/5। दोनों केस में नीचे जाने पर टाइम सेम ही आएगा, लेकिन फ़र्क कहाँ पर पड़ेगा कि इस वाले केस में जो पत्थर है बिल्डिंग से कुछ दूर जाके गिरेगा, इसकी कुछ रेंज भी आएगी। ये किस वजह से आएगी? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से, लेकिन नीचे पहुँचने में टाइम सेम ही लगेगा, नीचे पहुँचने में टाइम सेम ही लगेगा, ध्यान रखना। यदि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होती, यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होती, यदि आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना देके वाई डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी दे दे तो इसको टाइम कम लगता, क्योंकि आपने इनिशियली वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दी, लेकिन वाई डायरेक्शन में इसने कुछ वेलोसिटी नहीं दी। यदि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं दोगे तो वाई डायरेक्शन के मोशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जितने टाइम में इनिशियल पहला पत्थर पहुंच रहा था उतने ही टाइम में दूसरा वाला स्टोन भी पहुंच जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एंगल 45 डिग्री। बहुत अच्छी बात है, यू से फेंका 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? के है, k=12m v², यही होगी, ठीक है, आपने 45 डिग्री के एंगल पर फेंका, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो। ये काइनेटिक एनर्जी हुई। द काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी निकाली, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी यदि मैं इसकी यू मानूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 12m u²। यदि मैं इनिशियल वेलोसिटी यू मान लेता, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 12m u²। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती कितनी है भाई? u cos थीटा, यही वेलोसिटी होती है ना हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ, तो u इंटू कॉस थीटा मतलब cos 45, मतलब u/√2। तो इस जगह पे हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी होगी 12m, और इस जगह की वेलोसिटी कितनी? u/√2 मतलब u² /√2 का स्क्वायर मतलब 2।
तो k इसको मैं मान लेता हूँ k है, तो इसको मान लेता हूँ k डैश। तो k अपॉन k डैश की जो वैल्यू आएगी, k अपॉन k डैश की वैल्यू आएगी भाई, वो आ जाएगी 2। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो k/2, मतलब इनिशियल पॉइंट की आधी आ जाएगी। आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये k2 नहीं है, k/2 है। ये ऑप्शन k/2 है, ये ऑप्शन k/2, तो इसका आंसर k/2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप तो मजे लो। टू प्रोजेक्टाइल ऑफ सेम मास विद सेम वेलोसिटी आर थ्रोन एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन विच क्वांटिटी विल रिमेन सेम। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन जी। आपको बोला है कि दो आपको प्रोजेक्टाइल आपने फेंके, दोनों में इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों का मास सेम है, तो मास से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट में, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सेम है। तो इनिशियल वेलोसिटी सेम भी होगी तो, लेकिन एंगल अलग अलग हो गया ना, एक में sin 60 आएगा, दूसरे केस में आएगा sin 30। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू होती है 1/2। तो दोनों केस में टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, t1 नॉट इक्वल टू t2। ठीक है, दूसरा लेते हैं, क्या रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगी क्या, देख लेते हैं। पहले हाइट की बात कर लें, हाइट, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² थीटा अपॉन 2g। इनको तो मैं भूल ही जाता हूँ क्योंकि u और g तो सेम है, तो h1 इक्वल टू sin² 60 डिग्री। दूसरे केस में h2 की वैल्यू आएगी sin² 30 डिग्री, दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि 60 और 30 की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, ऑप्शन बी की बात करते हैं, रेंज, वो होती है u² sin 2 थीटा अपॉन जी। इनको तो मैं भूल ही जाता हूँ, r1 इक्वल टू sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब sin 2 थीटा कितना हो जाएगा, sin 120। और r2 की जो वैल्यू हो जाएगी, r2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा मतलब sin 60, समझ गए। और ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं भाई, ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं। क्यों सेम होती हैं मैं बता देता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 90 + 30, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 120 को। और sin 90 + थीटा मतलब cos थीटा मतलब cos 30, cos 30 की वैल्यू √3/2 और sin 30 की वैल्यू भी √3/2, मतलब r1 इक्वल टू r2, r1 इक्वल टू r2। और एक चीज़ तो मैंने जब पढ़ाया था ये प्रोजेक्टाइल मोशन, तब ऑलरेडी बता दी थी कि रेंज दो एंगल्स पे सेम होती है, किस किस पे, थीटा और 90 - थीटा पर। यदि इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है भाई, u की वैल्यू सेम है, दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल में u की वैल्यू सेम है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि थीटा और 90 - थीटा पर रेंज सेम आती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two projectiles are projected with same initial velocity. One makes angle theta with horizontal, while other make an angle theta with vertical. If their common range is r, then product of their time of flight is directly proportional to product of their time of flight. Common range is r. ठीक है, आपने क्या किया, दो प्रोजेक्टाइल फेंके, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, एक यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा। दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल भी इनिशियल वेलोसिटी u से ही फेंका, लेकिन वो वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ से एंगल कितना बनाएगा, 90 - थीटा। तो आपने अभी अभी एक चीज़ पढ़ी है, भले ही एंगल यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा हो या 90 - थीटा हो, दोनों ही केस में रेंज सेम आती है। यदि इनिशियल वेलोसिटी सेम है तो क्यों आती है, क्योंकि u² sin 2 थीटा अपॉन जी, और इस केस में रेंज आएगी u² sin 2 थीटा, u² sin 2 थीटा अपॉन जी, तो 2 - थीटा अपॉन जी, तो ये हो जाता है u² sin 180 - 2 थीटा अपॉन जी। और sin 180 - थीटा होता है sin थीटा, तो sin 180 - 2 थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा। तो ये दोनों चीज़ें सेम होती, r1 r2 नहीं लिख के दोनों रेंज सेम होगी। और इसने बोला भी कॉमन रेंज है यार, कॉमन रेंज क्यों बोला है, क्योंकि थीटा और 90 - थीटा के केस में रेंज सेम ही रहती। ठीक है, देन देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देन प्रोडक्ट ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा जी, अच्छा, तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2u sin थीटा अपॉन जी,
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। दूसरा T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2u साइन थीटा। तो ये साइन थीटा, और साइन थीटा मतलब साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि दूसरे केस में साइन ये हो जाएगा। तो T2 की वैल्यू जो आ रही है 2u साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भाई। अरे बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, ये होता है भाई कॉस थीटा। तो T1 मल्टीप्लाई बाई 2 यदि मैं करूँ, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 4u स्क्वेयर अपॉन जी स्क्वेयर इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या यही हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन? क्या यही हो जाएगा भाई? बोलो बोलो बोलो, बोलो बोलो, अरे बोलना बच्चे। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ, इस वाली चीज़ को ध्यान से देखो, आंखें खोल के देखो, आंखें बड़ी कर कर के देखो। तो मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर इन टू, क्या टू इन टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आपको भी ऐसा ही दिख रहा है? मुझे जैसा दिख रहा है, क्या मुझे जैसा दिख रहा है आपको भी वैसा दिख रहा है? तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। क्या आपको ये रेंज नहीं दिख रही क्या? यदि मैं एक जी को बाहर निकाल दूँ, जी स्क्वायर है ना, तो एक जी को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये मुझे रेंज दिख रही है। तो यहाँ से T1 इंटू T2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2yg इंटू रेंज का स्क्वेयर, रेंज का स्क्वायर नहीं सिर्फ रेंज, रेंज का स्क्वायर नहीं सिर्फ रेंज। ये यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी किसका फॉर्मूला है? रेंज का। तो यहाँ से T1 इंटू T2 इक्वल टू आ रहा है भाई 2yg इंटू आर के। इसने सिर्फ पूछा है प्रोपोर्शनल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लिकेशन किसके प्रोपोर्शनल है? रेंज के, क्योंकि ये वाली चीज़ 2yg तो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल किसकी है? रेंज के। तो आंसर हो जाएगा E। क्या ये बात आपके भेजे में घुस गई? बिल्कुल घुस जानी चाहिए थी यार, इसमें ऐसा था ही क्या। नेक्स्ट है, इफ ए बॉडी A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body B of the same mass is thrown with the same speed at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of horizontal range of A and B। मास का तो कोई रोल नहीं होता भाई, रेंज के फॉर्मूले में कहीं मास आता है? नहीं आता। यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी, R1 की वैल्यू, R2 यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसने क्या बोला है? इसने क्या बोला है कि एक प्रोजेक्टाइल तो आपने इनिशियल v वेलोसिटी से फेंका, ठीक है, तो मतलब u की जगह v स्क्वायर आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v मान ली, और कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, तो थीटा की जगह 30 डिग्री। दूसरा प्रोजेक्टाइल भी आपने फेंका सेम स्पीड से, मतलब यहाँ पर भी v स्क्वायर, और कितने डिग्री पे? 60 डिग्री। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में सेम है और जी तो सेम है, होता ही है, अर्थ के लिए बात हो रही है दोनों में, तो भाई जी तो सेम होगा ही। तो आप मुझे बताओ, सोच के बताओ, अच्छी तरह से समझ के बताओ कि R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा कि नहीं? कहो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? एक तो ये बात बताओ मुझे, इसलिए हो जाएगा, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि भाई एक एंगल थीटा एक 90 माइनस थीटा, इसमें पुट करके भी देखोगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। आपको ये चीज़ पढ़ाई थी तभी बताई थी, अभी ये बता रहा हूँ, बताता ही रहूँगा कि 90 माइनस थीटा और थीटा पर रेंज सेम होती है, तो R1 बाई R2, R1 बाई R2 का रेशियो हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल है। मैक्सिमम रेंज ऑफ ए गन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टर्म इज 16 किलोमीटर इफ g equals to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, what must be the muzzle velocity of the seat? ओके, आपसे बोला कि मैक्सिमम रेंज एक गन की है वो है 16 किलोमीटर। भाई रेंज मैक्सिमम कब होती है? जब थीटा 45 हो। थीटा 45 मतलब, थीटा 45 मतलब समझ रहे हो ना आप? रेंज मैक्सिमम होती है यू स्क्वायर बाई जी। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 16 किलोमीटर, किसमें दे रखी है? किलोमीटर। क्या आप किलोमीटर को मीटर में चेंज कर सकती हो? 1000 का 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो देंगे? नहीं होते। मारे बोलो हाँ, हाँ होती है 1000 मीटर, ठीक है। यू स्क्वेयर
अपॉन जी कितना है 10 इक्वस टू 60 इंटू इसको 10 को भी मैं इधर ले जाऊँ उधर ले जाऊँ तो 10⁴ हो जाएगा क्योंकि 10⁻³ था। u की वैल्यू कितनी आएगी, u की वैल्यू कितनी आएगी ±400। आंसर वेलोसिटी का कितना है, स्पीड पूछिए, स्पीड मतलब ये वैल्यू 400 मीटर पर सेकेंड। बोलो जी, कहो जी, हाँ जी बोलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पार्टिकल्स ए एंड वी आर मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अच्छा जी, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब एक सर्किल ये रहा, दूसरा सर्किल ये रहा, एक ये वाली रेडियस है आर ए, दूसरी रेडियस है आर बी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। विद स्पीड ऑफ, इस सर्किल में जो घूम रहा है वो स्पीड है यू है, इस सर्किल में जो घूम रहा है उसकी स्पीड है यू भी, ठीक है। देयर टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, जी बोलिए जी, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम, टाइम पीरियड सेम है मतलब एफ की वैल्यू, एफ क्या होता है 1/t, एफ क्या होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। इसने बोल दिया दोनों केस में टाइम पीरियड सेम है, मतलब t1 = t2 है, t1 = t2 हो गया, मतलब f1 = f2 हो गया। फ्रीक्वेंसी भी सेम हो गई, टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर मिनट टाइम, यदि टाइम पीरियड ही सेम हो गया तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सेम टाइम में सेम ही होंगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ ए एंड बी इज, अच्छा जी, ओमेगा ए और ओमेगा बी का रेशियो पूछ लिया। अब मुझे ये बताओ, भले ही इनकी ये वाली वेलोसिटी डिफरेंट है, पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2πf फर्स्ट केस के लिए 1, 2πf सेकंड केस के लिए 2, यही फॉर्मूला होता है ओमेगा का 2πf। यदि f1 = f2 हो गए भाई, जब f1 और f2 सेम ही हो गए तो भाई रेशियो कितना हो जाएगा 1, तो मतलब एंगुलर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 1। अरे बोलो मुझको क्या। A particle moving in a circle of radius 5 meter with a constant speed and time period of this, the acceleration of the particle। अच्छा, क्योंकि ये सर्किल में मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, इसमें एक्सेलेरेशन कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल, यही होगा कि नहीं। इसके फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले इसी के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसने कांस्टेंट स्पीड बोला है, मतलब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है भाई, स्पीड चेंज नहीं हो रही तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे भाई। इसने बोला है कि टाइम पीरियड जो है वो ये रहा, ये टाइम पीरियड और ये इसकी रेडियस है। तो यदि टाइम पीरियड दे रखा है तो क्या आप इससे ओमेगा = 2πf होता है और f = 2π/t होता है, ओमेगा = 2π/t, इसने टाइम पीरियड दे रखा है 0.2π सेकेंड, और ऊपर तो एंगल है ही, तो ये रेडियन पर सेकंड में है। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू 10 आ गई कि नहीं आ गई, 10 रेडियन पर सेकंड। यदि ओमेगा की वैल्यू आपके पास आ गई 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू रेडियस कितनी है 5, रेडियस कितनी है आपकी 5, लेकिन 5 किस में हो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकते हो आप। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर 1/100। यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, अरे बोल दे बच्चे, नहीं होनी चाहिए तुझे यार। अब पार्टिकल moves in xy plane according to this rule the particle follows। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए किस चीज़ की, कि जो सर्किल, यदि वो सर्किल कोई है तो सर्किल में ये होता है x² + y² = r², जहाँ पर r है रेडियस ऑफ सर्किल, x मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो इस केस में देखो क्या ये सर्कुलर लॉ को फॉलो कर रहा है कि तो x कितना है यहाँ पर a cos ω2, a cos ω का होल स्क्वायर प्लस a sin ω का होल स्क्वायर। यदि इन दोनों को ऐड करूँ तो a² तो मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह से, ये बचेगा cos² ω t प्लस sin² ω t। cos² थीटा प्लस sin² थीटा होता है 1, a² × 1, आगे में आ जा x² प्लस y² आ रहा है a² के इक्वल, और यहाँ पर a हो जाएगी सर्किल की रेडियस।
बोलना बच्चे, ये मैंने तुझे पहले ही बताया था बच्चे, जब मैंने एक क्वेश्चन पहले कराया था तब मैंने बोला था कि मैं आगे बताऊंगा कि ये सर्कुलर मोशन को, ये सर्कुलर मोशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बताया था ना ये क्वेश्चन बताया था ना कि इसमें सर्कुलर मोशन को इसमें एक के साथ आई कैप लगाता है, एक के साथ जे कैप। तो मैंने बोलता था कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में करूँगा तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा जो कि इसकी रेडियस हो जाएगी। टू पार्टिकल having mass m and m are moving in circular path having radius r and r respectively. If their time period are same then their ratio of angular velocity, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 वो होती है 2πf1 अपॉन 2πf2। इसने बोल दिया टाइम पीरियड दोनों केस में सेम है। यदि टाइम पीरियड सेम है तो भाई f1 और f2 भी सेम होंगे। यदि दोनों सेम हो गए तो ये बना जाएगा रेशियो, बस खत्म कहानी। A body is wheeled in a horizontal circle of radius। अच्छा, एक horizontal circular motion हो रहा है कुछ इस तरह से जिसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर। If angular velocity ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड है, एंगुलर वेलोसिटी इतनी, what is the linear velocity at any point of the circular path? Linear velocity, angular velocity v equals to ओमेगा इंटू आर, v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा 10 रेडियन पर सेकंड, r की वैल्यू 20 लेकिन किस में दे रखी है सेंटीमीटर, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फ्लाई व्हील मेकिंग 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। ओमेगा चाहिए आपको, ओमेगा होता है 2πf, कोई दिक्कत नहीं। f क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आपको चाहिए होती है रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। आरपीएम, ये मैंने जब एक सिक्के वाला मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है जिसमें ओमेगा मतलब वो वैल्यू दिखा रहा था फ्रीक्वेंसी की, आरपीएम की वैल्यू दिखा रहा था ना, आरपीएम की वैल्यू दिखा रहा था। तो मैंने आपसे बोला था कि इससे ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। उस शॉर्ट वीडियो में मैंने वो फॉर्मूला भी शो किया, ओमेगा का 2πf। तो यहाँ पर एफ की जगह जो वैल्यू रखनी है आपको 120 रखनी है, लेकिन ध्यान रखना ये 120 किस में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, लेकिन मुझे चाहिए रिवॉल्यूशन पर सेकंड में। तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। यहाँ से रिवॉल्यूशन पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी एफ की 2। अब ये आई आरपीएस में रिवॉल्यूशन पर सेकंड। यदि मैं इसको डायरेक्टली इसमें पुट कर देता हूँ 2π इंटू 2, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4π रेडियन पर सेकंड। यदि ये आंसर रेडियन पर मिनट में चाहिए होता आपको तो 120 डायरेक्ट पुट कर देते आप, तो आप डायरेक्ट 120 पुट कर देते तो रिवॉल्यूशन पर रेडियन पर मिनट में आंसर आता। लेकिन इसने आंसर पूछा रेडियन पर सेकंड में, इसलिए मैंने इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक फैन हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ। अच्छा, ये फैन है अपना प्यारा सा, इसकी जो ब्लेड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर इसके सेंटर से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब सेंटर से इसकी जो लेंथ है यहाँ तक वो 30 सेंटीमीटर। इफ फैन रोटेटिंग एट 20 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एफ की वैल्यू दे रखी है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट में दे रखी है। तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में यदि आपको चाहिए तो आपको बताइए क्या करना है, ये आ जाएगी 2 RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकंड एफ की वैल्यू। ठीक है, एक्सलेशन ऑफ पॉइंट ऑन टिप ऑफ द ब्लेड, आपको एक्सलेशन चाहिए इस पॉइंट ऑफ द टिप, इस वाली का। ए की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, दोनों फॉर्मूले। ए इक्वल्स टू ओमेगा मुझे पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, कैसे पता है, 2πf होता है वो, 2π इंटू एफ की वैल्यू कितनी बाई 2, तो यहाँ से 4π आ जाएगा। ओमेगा किस में आया, यहाँ से रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर मतलब 4π का स्क्वायर इंटू आर, रेडियस इसकी कितनी है 30 सेंटीमीटर, 30 किस में लेकिन सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 416π स्क्वायर इंटू 3/10। बस इसको सॉल्व कर लेना, पाई की वैल्यू 3.14 कर देना या 22/7 कर देना, ये दोनों वैल्यू ये कुछ भी पुट कर देना दोनों में से, और इसका आंसर निकाल देना। इन ऑप्शन में से जो भी मैच हो जाए वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से आज अपन ने सारे क्वेश्चन खलास कर दिए, सारे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, सारे क्वेश्चन तो नहीं हुए, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। अभी नीट का एक और पार्ट आएगा, एक या दो पार्ट और आ सकते हैं अभी नीट सॉल्यूशंस के। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। समय समाप्ति की घोषणा। ओके, थैंक यू।
इसे ऑफ हो जा भाई।